यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्गन पाइप के बारे में, बंद ऑर्गन पाइप और खुले ऑर्गन पाइप में कैसी कैसी सनादियाँ उत्पन्न होती हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग उसी में आगे कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। तो एक पॉइंट है जिसमें हम लोगों ने देखा कि समान लंबाई के यानी दोनों एल लंबाई के एक खुला ऑर्गन पाइप है और एक बंद ऑर्गन पाइप है। तो खुले ऑर्गन पाइप में उत्पन्न मूल स्वर की आवृत्ति बंद ऑर्गन पाइप की तुलना में दुगनी होती है। कैसे होती है दुगनी, वो देखते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पे बंद ऑर्गन पाइप के अंदर ये जो मूल स्वर उत्पन्न होगा उसमें यहाँ एंटी नोड होगा और यहाँ नोड होगा, बस, ठीक है। तो इसके लिए ये एंटी नोड और नोड के बीच की जो दूरी होती है वो λ/4 होती है और ये λ/4 पाइप की लंबाई l के बराबर है। तो यहाँ से λ बराबर आ गया 4l और λ बराबर 4l आ गया। तो इस क्लोज पाइप के अंदर जो आवृत्ति उत्पन्न हुई है वो v/λ और v/λ की वैल्यू 4l है। तो v/4l ये क्लोज एंड वाले पाइप के अंदर मूल स्वर की आवृत्ति है। और अगर मैं ओपन एंड वाले पाइप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ ओपन एंड्स पर एंटी नोड होता है। तो यहाँ एंटी नोड, यहाँ एंटी नोड, यहाँ नोड, तो दो एंटी नोड्स के बीच की दूरी होती है λ/2। तो λ/2 = l। तो यहाँ से λ = 2l। और ये जो λ = 2l है, इससे अगर हम इसकी आवृत्ति निकालें तो न्यू ओ फॉर ओपन एंड, यहाँ ओपन पाइप, तो ओपन पाइप की जो आवृत्ति आएगी v/λ और v/λ की वैल्यू 2l, ठीक है। और अगर अपन इस आवृत्ति और इस आवृत्ति का कंपैरिजन करें तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो वो वाली आवृत्ति आती है। तो इसका मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि न्यू ओ दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ न्यू सी, ठीक है। ये न्यू सी है, यानी क्लोज एंड वाले पाइप की आवृत्ति का 2 से गुणा करूं तो ओपन एंड वाले पाइप की आवृत्ति आती है। तो समान लंबाई के दो पाइप हैं, एक क्लोज ऑर्गन पाइप है और एक ओपन ऑर्गन पाइप है। तो ओपन ऑर्गन पाइप में उत्पन्न मूल स्वर की आवृत्ति क्लोज ऑर्गन पाइप में उत्पन्न मूल स्वर की आवृत्ति की 2 गुना होती है। यस, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखें तो हमने देखा कि किसी खुले ऑर्गन पाइप को आधा पानी में डुबोया जाए तो भी इसमें उत्पन्न अप्रगामी तरंग के मूल स्वर की आवृत्ति अप्रभावित रहती है। तो ये एक खुला ऑर्गन पाइप है और इसमें ये मूल स्वर की तरंग बनेगी और इसका ये एंटीनोड, ये एंटीनोड, तो यहां से ये λ/2 = l है। तो यहां से λ बराबर 2l हो जाएगा और इसकी जो आवृत्ति है वो न्यू बराबर v/2l है। ये ओपन l लंबाई के खुले ऑर्गन पाइप की मूल स्वर की आवृत्ति है। अब जैसे ही इसको आधा पानी में डुबोया तो ये l/2 लंबाई का बंद ऑर्गन पाइप बन गया और l/2 लंबाई का एक सिरा बंद हो गया। यहाँ ध्वनि तरंग परावर्तित हो सकती है सरफेस पर, ठीक है। तो ये l/2 लंबाई का बंद ऑर्गन पाइप हो गया। तो इसमें ये मूल स्वर उत्पन्न होगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये जो λ/4 है एंटी नोड से नोड के बीच की दूरी, वो पूरी l/2 है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो यहाँ से जो λ की वैल्यू आएगी वो 4 से इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो 2l आएगी। और यहाँ से अगर अपन आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति न्यू = v/λ और λ 2l है। तो ये हो जाएगा v/2l। v वायु में ध्वनि का वेग है, यहाँ पे भी v वायु में ध्वनि का वेग है। तो यहाँ पे भी आवृत्ति v/2l और यहाँ पे भी आवृत्ति v/2l। तो यानी एक खुले ऑर्गन पाइप को आधा पानी में डुबो दिया जाए तब भी उसके अंदर उत्पन्न अप्रगामी तरंग के मूल स्वर की आवृत्ति है वो अप्रभावित रहती है। अप्रभावित रहने का रीजन क्या हुआ? रीजन ये है कि खुला ऑर्गन पाइप हवा में दोनों एंड से खुला है और पानी में डुबोने पर एक एंड से बंद हो गया। तो एक एंड से बंद हो गया तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि खुले ऑर्गन पाइप में उत्पन्न अप्रगामी तरंग की आवृत्ति बंद ऑर्गन पाइप में उत्पन्न अप्रगामी तरंग की आवृत्ति की दुगुनी होती है अगर लंबाई समान है। तो लंबाई आधी कर देंगे तो आवृत्ति उस हिसाब से इसकी मेंटेन होकर के वापस उसके इक्वल ही रहेगी। यस, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सिरा संशोधन के बारे में। यानी मेरे पास एक क्लोज ऑर्गन पाइप है और एक ओपन ऑर्गन पाइप है। इन दोनों पाइप्स के सिरों के संशोधन का क्या मतलब है उसकी बात करेंगे। तो हम लोगों ने बताया, हमें पता है कि किसी भी ऑर्गन पाइप में अप्रगामी तरंगों के निर्माण के दौरान संपीड़न और विलयन ट्रेवल करते हैं
और ये संपीड़न विलयन ट्रेवल होकर के जैसे ही खुले सिरे पर पहुंचते हैं तो वहां प्रस्पंद का निर्माण करते हैं। तो इधर से मान लो कोई संपीड़न विरलन आया और यहाँ पे इस एंड पर प्रस्पंद का निर्माण करेंगे यहाँ से परावर्तित होकर के, लेकिन वो जब यहाँ आएंगे तो उनके पास संवेग होगा, उनका जड़त्व होगा, और जिनकी वजह से ये बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ से परावर्तित नहीं होगा बल्कि थोड़ा सा बाहर की तरफ से ये परावर्तित होंगे। तो यहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद में, यानी यहाँ तक जाने के बाद में ये यहाँ से परावर्तित होंगे। तो ये जो लंबाई है वो इस पाइप की लंबाई के अंदर जुड़नी चाहिए, और इधर भी थोड़ा ऐसे इधर आकर के ये वापस से ये परावर्तित होंगे। तो ये लंबाई पाइप की लंबाई के अंदर ऐड होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये तो एंड बिल्कुल एकदम क्लोज है, और इस तरफ प्रस्पंद थोड़ा यहाँ पे बाहर की तरफ बनेगा और यहाँ पे प्रस्पंद थोड़ा यहाँ पे बाहर की तरफ बढ़ेगा उन अणुओं के जड़त्व की वजह से। तो यहाँ पे अगर मैं प्रस्पंद की बात करूँ तो ये हुआ, ऐसे वेव हुई यहाँ तक, और इसमें अगर मैं बात करूं वेव की तो वो वेव कुछ इस प्रकार से होगी यहां तक, ये यहां तक वेव का निर्माण होगा। तो अगर मैं इसके इफेक्टिव लेंथ की बात करूं तो इसकी एल इफेक्टिव होगी, जो हम लोग जिसको λ/4 कहते हैं ना, ये यहां से लेकर के यहां तक होता है λ/4, और वो λ/4 एल नहीं होता, उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो इसकी एल इफेक्टिव होती है L + E। ये लंबाई यहां से यहां तक E है, इसको मैं एंड करेक्शन बोलता हूं, L + E। ये है किसकी? क्लोज ऑर्गन पाइप की। और मैं ओपन ऑर्गन पाइप की बात करूं तो ये यहां से लेकर के यहां तक E, और ये यहां से लेकर के यहां तक E फॉर एंड करेक्शन, और इसकी जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो इफेक्टिव लेंथ यहां से L + 2E आएगी। ठीक है, यहां से लेकर के ये जैसे एंटी नोड है, ये नोड है और ये एंटी नोड है, तो ये जो एंटी नोड के बीच की जो दूरी होती है ना λ/2, वो λ/2 L के बराबर ना होकर के L + 2E के बराबर होगी λ/2। और इसमें ये एंटी नोड, ये नोड है और ये एंटी नोड है, और नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी जो ये λ/4 होती है ना, वो L ना होकर के L + E होगी। लेकिन ये नॉर्मली ये जब दिया हुआ नहीं है तो हम लोग परफेक्टली ये मानेंगे कि बिल्कुल एकदम एंड करेक्शन 0 है और बिल्कुल सिरे पर प्रस्पंद निर्मित हो रहा है, जबकि रियलिटी में ऐसा होता है। तो किसी पाइप का एंड करेक्शन, किसी पाइप का सिरा संशोधन उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, या उसके अनुप्रस्थ काट सिरा संशोधन उसके अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है, तो यहां से मैं इस E का फॉर्मूला लिख सकता हूं, E = 0.6 × R, जहां R अनुप्रस्थ काट क्षेत्र की त्रिज्या है, यानी इस पाइप की ये रेडियस है, ये यहां से लेकर के यहां तक ये वाली डिस्टेंस R है, ये इसकी जो रेडियस है ना यहाँ पे इस पाइप की, वो रेडियस R है। ठीक है, तो ये किसी पाइप का जो सिरा संशोधन है वो 0.6 × R, यानी अगर पाइप अगर ज़्यादा मोटा है, अगर चौड़ाई में उसकी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अगर ज़्यादा है, तो वो बहुत सारे पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा मोमेंटम के साथ वहाँ जाके आपतित होंगे, तो काफ़ी बाहर जाएंगे, तो उसका एंड करेक्शन ज़्यादा आएगा। और अगर बहुत ही पतली नली है तो उस नली में यहाँ पे बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे जाएंगे और वो लगभग सिरे से ही वापस परावर्तित हो जाएंगे। तो यहाँ अगर नली पतली है तो उसका एंड करेक्शन कम होगा, और अगर नली मोटी है तो उसका एंड करेक्शन ज़्यादा होगा। तो ये सिरा संशोधन हुआ किसी ऑर्गन पाइप से संबंधित। यस, एक एग्जाम्पल है अपने पास जिसमें बोला कि 150 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक बंद ऑर्गन पाइप है मेरे पास, 150 सेंटीमीटर लंबाई वाला बंद ऑर्गन पाइप को दो भागों में इस प्रकार काटा जाता है कि इनमें उत्पन्न मूल स्वरों की आवृत्तियां समान रहे। तो इन भागों की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारे पास एक ऑर्गन पाइप है ये, ठीक है, और इस बंद ऑर्गन पाइप की जो लेंथ है वो L = 150 सेंटीमीटर है। इस ऑर्गन पाइप को मैंने
यहां से दो टुकड़ों में काटा, दो भागों में इसको डिवाइड किया, तो एक तरफ तो बंद ऑर्गन पाइप का टुकड़ा होगा, यानी बंद सिरे वाला टुकड़ा होगा, और यहां से अगर मैं इसको काटता हूं तो उस तरफ खुले ऑर्गन पाइप का टुकड़ा होगा, ये होगा। इसके ये वाला एंड और ये वाला एंड दोनों खुले होंगे। अच्छा, इसकी जो लंबाई है वो L1 है और इसकी जो लंबाई है वो L2 है, और हम लोग यहां से जानते हैं कि ये L1 और L2 इसी पाइप की तो ये है, तो यहां से L1 प्लस L2 बराबर 150 सेंटीमीटर है। L1 और L2 दिए गए पाइप की लंबाइयां है, तो ये दोनों मिलाकर के 150 सेंटीमीटर है। अब इसमें जो मूल स्वर उत्पन्न होगा वो ये वाला उत्पन्न होगा, और इसमें जो मूल स्वर उत्पन्न होगा वो ये वाला उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इसमें ये नोड और ये एंटी नोड, और इसमें ये एंटी नोड और ये नोड और ये एंटी नोड। ठीक है, तो इसमें ये जो दूरी है यहां से लेकर के यहां तक वो λ/4 के बराबर है। तो λ/4 इज इक्वल टू L1 और लैम्डा इज इक्वल टू 4L1, और यहां से मैं अगर इसके आवर्ती की बात करूं तो ν1 इज इक्वल टू V अपॉन लैम्डा, और लैम्डा की जगह 4L1, ये इसकी आवर्ती हुई। और इसके यहां से लेकर के यहां तक की जो लंबाई है वो λ/2 है, क्योंकि बिकॉज दो एंटी नोड के बीच की दूरी है, दो क्रमागत एंटी नोड्स के बीच की दूरी λ/2 इज इक्वल टू L2, और यहां से लैम्डा इज इक्वल टू 2L2, और यहां से मैं अगर आवर्ती की बात करूं तो ν2 इज इक्वल टू V अपॉन लैम्डा, और लैम्डा की जगह 2L2 है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके मूल स्वर की आवर्ती और इसके मूल स्वर की आवृत्ति आपस में क्या है? बराबर, यानी ν1 इज इक्वल टू ν2। ν1 की वैल्यू V अपॉन 4L1, V अपॉन 4L1, और ν2 V अपॉन 2L2। क्लियर? तो यहाँ से V से V कैंसिल हुआ, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल हुआ, तो यहाँ से जो L2 आया वो 2L1 आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टुकड़ा है वो इस टुकड़े की लंबाई का दुगुना है, यानी 1/3 इधर और 2/3 इधर। तो यहां से अगर एक इस इक्वेशन नंबर 1 और इधर से इस इक्वेशन नंबर 2 को अगर अपन सॉल्व करें तो यहां से L2 की वैल्यू अगर इसमें रखूं तो यहां से L1 प्लस 2L1, क्योंकि L2 कितना है 2L1 इज इक्वल टू आया 150, तो यहां से 3L1 इज इक्वल टू 150, तो यहां से L1 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो L1 अपना 50 सेंटीमीटर आ गया। अब एवं L2 बराबर है 2L1 और L2 बराबर L1 को 2 से गुणा करें तो 100 सेंटीमीटर। तो 50 और 100 मिलकर के कितने हो गए? 150। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बंद ऑर्गन पाइप को दो भागों में, बराबर नहीं, 2 भागों में विभाजित किया जाए, और इस प्रकार से विभाजित किया जाए कि इन टुकड़ों के अंदर उत्पन्न मूल स्वरों की आवृत्तियां अगर बराबर रहे, तो इसके लिए उस बंद ऑर्गन पाइप का जो 2 भाग होंगे वो 1/3 और 2/3 होंगे, जिसमें 1/3 बंद सिरे वाला भाग होगा और 2/3 दोनों तरफ से खुले सिरों वाला भाग होगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं अनुनाद नलिका के बारे में, रेजोनेंस ट्यूब। ठीक है, ये पहली बात तो ये एक ऐसा प्रायोगिक उपकरण है जिसकी सहायता से, इस प्रायोगिक उपकरण की सहायता से हम लोग वायु के अंदर ध्वनि की चाल की गणना करते हैं। वायु के अंदर ध्वनि की स्पीड क्या होगी उसकी हम लोग इसमें गणना करेंगे। कैसे गणना करते हैं उसके लिए हमारे पास एक ये प्रैक्टिकली सेटअप है। इस सेटअप के अंदर ये एक खोखली नली है, पारदर्शी नली है, जिसमें ये पानी भरा हुआ है, और ये पानी किस हाइट तक, किस लेवल तक भरा हुआ है, इस स्केल की सहायता से हम लोग इजीली इसको रीड कर सकते हैं। तो ये इसका स्केल है। ठीक है, और यहाँ इसके अंदर पानी भरा हुआ है और इसको एक ट्यूब की सहायता से इधर हम लोगों ने एक बीकर से या एक किसी पात्र से जोड़ा हुआ है। ये पात्र इस स्टैंड के अंदर ऐसे ऊपर या नीचे शिफ्ट किया जा सकता है। इस पात्र को मैं ऊपर या नीचे शिफ्ट करूं तो इस पानी के पाइप के अंदर पानी ऊपर या नीचे शिफ्ट होगा, यानी यहाँ पे वाटर लेवल है वो चेंज होगा। ठीक है, इस ट्यूब को यहाँ एक सपोर्ट दे रखा है और इसको भी यहाँ एक सपोर्ट दे रखा है। ये एक स्केल है, ये एक है स्वरित्र है, ये स्वरित्र है।
स्वरित्र का मतलब होता है ध्वनि स्रोत है, ये ध्वनि स्रोत है और इस ध्वनि स्रोत की आवृत्ति ज्ञात है। आवृत्ति पता है इसकी, ठीक है, जो भी आवृत्ति है वो हमें पता है, इसकी आवृत्ति हम लोगों को ज्ञात है, ऑलरेडी नॉन है पहले से, ठीक है। अब हम लोग अनुनाद के सिद्धांत पर किस प्रकार से यहाँ ध्वनि का वेग या ध्वनि की चाल को कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले ये पूरा सेटअप अनुनाद के सिद्धांत पर आधारित है, रेजोनेंस के सिद्धांत पर आधारित है। अनुनाद होता क्या है? तो अनुनाद होता है कि जब किसी स्रोत की आवृत्ति किसी दूसरे जो भी प्रैक्टिकल है या किसी दूसरा कोई भी सेटअप है, उस सेटअप की आवृत्ति के साथ अगर मैच होगी तो एक मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा, एक बढ़े हुए आयाम की तरंग जनरेट होगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो समान आवृत्तियों की तरंगें आपस में अगर मिलती है तो एक मैक्सिमम आयाम का एक साउंड सुनाई देता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग यहाँ अनुनाद की बात करें तो यहाँ एक ये ऑर्गन पाइप के अंदर एक ध्वनि तरंग उत्पन्न हो सकती है, ठीक है, और एक यहाँ स्वरित्र के पास में या स्वरित्र की खुद की एक ध्वनि तरंग जनरेट हो सकती है। तो जो स्वरित्र की ध्वनि जब ऑर्गन पाइप के अंदर उत्पन्न ध्वनि तरंग के किसी भी गुणा आवृत्ति के बराबर होगी तो तेज साउंड सुनाई देगा। यहां अनुनाद का मतलब है, यहां पे आप अनुनाद से ये समझेंगे इस सेटअप में जब स्वरित्र से उत्पन्न ध्वनि तरंग की आवृत्ति ऑर्गन पाइप या रेजोनेंस ट्यूब अनुनाद नलिका, जब स्वरित्र से उत्पन्न ध्वनि तरंग की आवृत्ति ऑर्गन पाइप में उत्पन्न अप्रगामी तरंग की किसी भी गुणा आवृत्ति के तुल्य हो तो हमें तेज ध्वनि सुनाई देती है। क्लियर? तो हम लोग देख रहे हैं कि स्वरित्र से उत्पन्न ध्वनि तरंग की आवृत्ति ऑर्गन पाइप में उत्पन्न अप्रगामी तरंग की किसी भी गुणावर्ती के तुल्य हो तो हमें तेज साउंड सुनाई देता है। यानी हम लोग इस प्रैक्टिकल को यहाँ ऐसे देखेंगे कि यहाँ हम लोग वाटर लेवल को चेंज बिल्कुल एकदम फुल रख रहे हैं और स्वरित्र को बजा करके इसके ऊपर रख रहे हैं, और जैसे ही ये मूल स्वर यहाँ पे जो जनरेट होता है उस तक वाटर लेवल नीचे जाएगा तो पहली बार हमें एक मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा, एक तेज साउंड सुनाई देगा। उसके बाद में जैसे जैसे वाटर लेवल को नीचे ले जाएंगे तो ये तरंग यहाँ से वापस ऐसे होकर के ऐसे बनेगी और यहाँ से जाकर ऐसे बनेगी। तो जब वाटर लेवल यहाँ पे पहुंचेगा तो अगेन इस स्वरित्र के साथ इस अप्रगामी तरंग का अनुनाद होगा और फिर से हमें तेज साउंड सुनाई देगा। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे हमें बार बार ध्वनि के तेज साउंड है वो सुनाई देंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि उससे हम कैसे किसी ध्वनि तरंग की चाल कैलकुलेट करते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। यस, तो हम लोग यहाँ पे इस स्वरित्र को बजा करके यहाँ पे इस नलिका के अंदर द्रव स्तंभ की लंबाई को चेंज कर रहे हैं।
तो सबसे पहले पूरी तरह से द्रव स्तंभ भरा हुआ था, ये पूरा का पूरा ट्यूब भरी हुई थी, और फिर मैं धीरे धीरे नीचे खिसका रहा हूं। तो पहली बार इसका जो मूल स्वर बना वो यहां पे बना, इतनी नीचे इतनी गहराई पर, यहां से ये रीडिंग ली और ये रीडिंग है L1। यहां पे फर्स्ट रेजोनेंस हुआ, और यहां पे फर्स्ट रेजोनेंस हुआ तो इस तरंग की ये जो लंबाई है, ये जैसे एंटी नोड है और ये जो नोड है, तो ये जो लंबाई है वो λ/4 है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि ये λ/4 बराबर L1 है। तो यहां से जो लैम्डा आया तरंग का तरंग दे रहे वो आया 4L1। इस तरंग का तरंग दे रहे 4L1 आया। क्लियर? ऐसे ही मैं अगर फिर मैं धीरे धीरे और इसको नीचे ले जाऊं तो ये तरंग यहां से ऐसे जाएगी और फिर यहां से ऐसे आकर के यहां पे पूरी होगी, और फिर से यहां पे ये पूरी तरह से अप्रगामी तरंग बनेगी, और इस अप्रगामी तरंग की आवृत्ति एग्जैक्टली इक्वल है इसके बराबर, स्वरित्र की आवृत्ति के बराबर। तो फिर से अनुनाद होगा और एक तेज साउंड सुनाई देगा। तो अगली बार जो मुझे तेज साउंड सुनाई दिया वो यहां से L2 लंबाई नीचे सुनाई दिया। ठीक है, तो यहां पे ये एंटी नोड है, ये नोड है, और फिर ये एंटी नोड है और ये नोड है। तो ये नोड और नोड के बीच की लंबाई λ/2 और फिर ये λ/4। तो ये जो लंबाई होगी वो λ/2 प्लस λ/4, दिस इज 3 λ/4। यहां से लेकर के यहां तक λ/2 और फिर यहां से लेकर के यहां तक ये λ/4। तो 3 λ/4 दैट इज इक्वल टू L2, और यहां से जो लैम्डा आया है वो लैम्डा बराबर आया 4L2/3। क्लियर? तो यहां से देखिए ये वाला तरंग दे रहे हैं और ये वाला तरंग दे रहे एग्जैक्टली इक्वल है, क्योंकि ये तरंग तो इस स्वरित्र की है और स्वरित्र की तरंग की आवृत्ति और तरंग दे रहे समान है, और इस वायु माध्यम में ध्वनि का वेग भी समान है। तो इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक ये जो तरंग ट्रेवल हो रही है, ये वाली तरंग कह दें या ये वाली तरंग कह दें, दोनों ही तरंगें समान आवृत्ति और समान तरंग दैर्ध्यों की है। तो ये लैम्डा और ये लैम्डा आपस में बराबर होगा, और ये बराबर कब होगा? जब L2 की वैल्यू 3L1 के बराबर होगी, जो 3 से 3 कैंसिल होगा। तो यहां से L2 का मान लगभग L1 का 3 गुना है। यहां L2 लगभग L1 की 3 गुणी प्राप्त होती है। जब ये L2 बराबर 3L1 होगा तो 3 से 3 कैंसिल और वापस लैम्डा की वैल्यू इतनी आएगी। और ये लगभग शब्द मैं यहाँ यूज क्यों ले रहा हूं? क्योंकि यहाँ लगभग शब्द यूज लेने का मतलब है अगर इस नली का एंड करेक्शन है तो L1 नहीं है, ये लंबाई L1 प्लस ई है, और फिर ये L2 नहीं है, ये लंबाई L2 प्लस ई है, और उस केस में ये L2 प्लस ई एग्जैक्टली इक्वल होगा L1 प्लस ई का 3 गुणे के बराबर। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं थर्ड अनुनाद में, तो ये यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक λ/4, फिर λ/2 और फिर λ/2। तो ये λ/2 प्लस λ/2, लैम्डा और लैम्डा प्लस λ/4, 5 λ/4। तो 5 λ/4 इज इक्वल टू L3, और यहां से इस जगह से जो लैम्डा की वैल्यू आ रही है वो लैम्डा बराबर आ रहा है 4L3/5। इसका मतलब यहां हुआ ये जो L3 है वो L1 की लगभग 5 गुणी है। क्लियर? अब ये तीसरे अनुनाद की स्थिति आई। तो पहला अनुनाद अगर मान लो 10 सेंटीमीटर पे प्राप्त होता है तो दूसरा अनुनाद 30 सेंटीमीटर पे प्राप्त होगा, और तीसरा अनुनाद लगभग 50 सेंटीमीटर के आसपास द्रव स्तंभ की गहराई के आसपास प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन अगर यूज करूं तो हमारे पास क्या आता है? देखिए यहाँ जैसे ये इसका नाम मैं समीकरण 1 दे दूं और इसका नाम मैं समीकरण 2 दे दूं, तो हम लोग यहां से देखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से मैं अगर L2 माइनस L1 करूं, L2 माइनस L1 इज इक्वल टू 3 λ/4 माइनस λ/4, दिस इज λ/2, 3 λ/4 माइनस λ/4, तो ये हो जाएगा L2 माइनस L1 इज इक्वल टू λ/2। ठीक है, तो मुझे दो लंबाइयां पता है, एक ये है 10 सेंटीमीटर, एक ये है 30 सेंटीमीटर, तो इन दोनों का अंतर भी मुझे पता होगा। तो वहां से मैं इन दोनों का अंतर निकाल करके 2 से गुणा करूं तो लैम्डा बराबर आया 2L2 माइनस L1। ये मैंने
इस ध्वनि तरंग का तरंग दैर्घ्य कैलकुलेट कर लिया। और इस ध्वनि तरंग का जैसे ही मैंने तरंग दैर्घ्य कैलकुलेट कर लिया तो यहां पे ध्वनि की जो चाल होगी, ध्वनि की चाल v इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं v इज इक्वल टू, v ध्वनि की चाल है, v इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा, क्योंकि लेमडा इज इक्वल न्यू इज इक्वल टू v अपॉन लेमडा होता है और यहाँ पे v इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा। तो यहाँ से जो v की वैल्यू आएगी ध्वनि की चाल, वो न्यू इस पर्टिकुलर स्वरित्र के लिए हमें ज्ञात होगा कि ये न्यू आवृत्ति का स्वरित्र है। ठीक है, ये न्यू की आवृत्ति स्वरित्र की हमें पता होगी और लेमडा की वैल्यू 2 टाइम्स L2 माइनस L1 आएगा। तो फाइनली हमारा जो आंसर आया वेग v इज इक्वल टू 2 न्यू L2 माइनस L1। ये फाइनल आंसर होगा कि किसी अनुनाद नलिका की सहायता से वायु माध्यम में ध्वनि की चाल किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं उसके लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि किसी नलिका के सिरा संशोधन की गणना कैसे करते हैं। तो उस नलिका को हम लोग यहाँ पे प्रयुक्त करेंगे और हम लोग यहाँ पे मानते हैं कि ये प्रस्पंद है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ बनेगा। तो यहाँ पे ये प्रस्पंद थोड़ा ऊपर की तरफ बना तो ये यहाँ पे ये लंबाई ई, और इधर भी ये प्रस्पंद थोड़ा ऊपर की तरफ बनेगा तो ये लंबाई भी कितनी होगी ई। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला अनुनाद प्राप्त होगा वो पहला अनुनाद फर्स्ट रेजोनेंस के लिए, पहले अनुनाद के लिए ये लंबाई होगी लैम्डा बाई 4। तो लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू L1 प्लस ई, ये पहले अनुनाद के लिए। और सेकंड रेजोनेंस के लिए, सेकंड रेजोनेंस के लिए, सेकंड रेजोनेंस के लिए ये लंबाई होगी L2 प्लस ई, L2 प्लस ई। और ये L2 प्लस ई यहां से लेकर के यहां तक, ये यहां से यहां तक ये लैम्डा बाई 4 और फिर ये लैम्डा बाई 2, दिस इज 3 लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4। ये सेकंड रेजोनेंस के लिए हो गया। यहां से लैम्डा बाई 4 की, अच्छा लैम्डा सेम है, तरंग समान है तो लैम्डा समान है। समीकरण 1 से लैम्डा बाई 2 की वैल्यू समीकरण 2 में रखें तो समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से अगर अपन बात करें तो यहां से ये 3 और लैम्डा बाई 4 की वैल्यू है L1 प्लस ई, 3 और लैम्डा बाई 4 की वैल्यू है L1 प्लस ई, दिस इज इक्वल टू L2 प्लस ई। ठीक है, तो यहां से 3L1 प्लस 3 इज इक्वल टू L2 प्लस ई। मुझे कैलकुलेट करना है E, तो ये E इधर लाऊंगा और ये 3L1 उधर भेजूंगा। तो 3E माइनस ई इज इक्वल टू L2 माइनस 3L1। क्लियर, और यहां से ये हो जाएगा 2E, तो दिस इज 2E इज इक्वल टू L2 माइनस 3L1। और फाइनली हमारे पास ये 2 बटे में जाएगा तो फाइनली आंसर आएगा E इज इक्वल टू L2 माइनस 3L1 अपॉन 2। ये किसी नलिका का सिरा संशोधन है। उस नलिका को हम लोग इस सेटअप में प्रयुक्त करेंगे और फर्स्ट अनुनाद और सेकंड अनुनाद की पोजीशन डिसाइड करेंगे या पोजीशन निर्धारित, जो पोजीशन है उन पोजीशन को कैलकुलेट करेंगे और उससे हम लोग ये और ये सिरा संशोधन प्रयुक्त करते हुए ये वाले वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करके हम लोग ई का मान कैलकुलेट करेंगे।